नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और ये जो आपके सामने बुक है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की इतिहास, इसका अंतिम चैप्टर चल रहा है। मतलब टोटल 39 चैप्टर हैं और 39वां चैप्टर चल रहा है। 39वां चैप्टर जो है वह है नेहरू के बाद का भारत। जी हाँ, नेहरू के बाद का भारत। उसके बाद कोई भी चैप्टर इसमें नहीं है। पूरी की पूरी किताब हमने खत्म कर दी और भाग 2 तक हो गया है, यानी भाग 2 हम आज करने वाले हैं। भाग 1 हमने खत्म किया था और भाग 2 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में, उनका जो प्रथम चरण था उसके बारे में। जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये पूरी बुक है, आप देख सकते हैं। नेहरू के बाद का भारत अगर हम देखें तो नेहरू के बाद का भारत ये चैप्टर ये लगभग 130 पेज में ये चैप्टर है और 130 पेज में है, इसलिए मैंने इसे भाग वाइज बांट दिया है। और हम जो आज पढ़ने वाले हैं वह है इंदिरा गांधी के बारे में। और इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था वो 2 चरणों में समाप्त हुआ था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी प्रथम चरण, जनवरी 1966 से मार्च 1977, ये हम पढ़ेंगे और इनका पूरा कार्यकाल पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री थी इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा था और काफ़ी लंबा होने के साथ साथ यानी इस 11 साल के कार्यकाल में ये प्रथम चरण का कार्यकाल था। एक बार और रही थी तो 80 से 84 के बीच में भी वो रही थी और बीच में कहेंगे तो 77 से 80 जो है वो जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो ये 66 से 77 के बीच में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने नोटबुक पे। और अगर मैं नोटबुक को बताऊं तो नोटबुक में मैंने जो है, अगर मैं पीछे चलूं थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा जो है समरी बनाया है, यानी कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर में है। देखिए, नेहरू के बाद का भारत भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 जो है 304 से 308 पेज के बीच में है। जी हाँ, माफ कीजिएगा 302 से 308 पेज के बीच में, यानी 7 पन्नों में। सोचिए कितना बड़ा चैप्टर है ये। तो आइए चलते हैं, जल्दी चलते हैं 302 नंबर पेज में। ये जो पूरा नोट्स आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है 400 से 500 पन्ने का नोट्स बन चुका है और सबका वीडियो, सभी का वीडियो जो है वो डाला हुआ है इसी चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। पहले के वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, याद भी रहेंगी चीजें। और पहले के वीडियो के जो लिंक है, जो प्ले लिस्ट है उसका, स्पेक्ट्रम का, उसका लिंक मैंने नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो उसका लिंक मैंने दे रखा है। या फिर आप चैनल में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको स्पेक्ट्रम के नाम से, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सीधे चलते हैं यहाँ पे नेहरू के बाद का भारत भाग 2। और भाग 2 में हमें पढ़ना है इंदिरा गांधी का प्रथम चरण जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक। तो इस समय क्या क्या पढ़ेंगे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। कभी भी अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी के प्रथम चरण, इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जो प्रथम चरण था उसकी क्या विशेषताएं थी, उनमें क्या परिवर्तन आए, न्यायपालिका पर कैसे नियंत्रण हुआ, है ना, राजनीतिक जीवन कैसा था, हर चीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। हम लोग परिचयात्मक तथ्य पढ़ेंगे, प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पश्चात जो है राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पद के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे, 1971 का चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक चुनाव था, उस समय बांग्लादेश भी अलग हुई थी पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से। कई समस्याएं भी आई थी, जेपी आंदोलन हुआ, आपातकाल हुआ, जनसंतोष हुआ, सब देखिए सब लाइन से है ना। आपातकाल की वजह से जनसंतोष भी हुआ था। 77 का चुनाव हुआ, इसको भी ऐतिहासिक चुनाव बोला जाता है। इसमें जनता पार्टी की सरकार हुई थी, कांग्रेस सरकार हटी थी और पहली बार जो है कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में आया था। कांग्रेस में क्या परिवर्तन आए, उसका हिंदी विरोधी उपद्रवी के जो है नियंत्रण हेतु कैसी भाषा नीति लाई गई। उसके बाद शक्ति का केंद्रीकरण, न्यायपालिका पर नियंत्रण, 42वां संविधान संशोधन जो कि संक्षिप्त संविधान संशोधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन भी हुए थे। मैं बस ये बता रहा हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सामाजिक आर्थिक नीति, रुपयों का अवमूल्यन यानी रुपयों का भाव गिरना, निर्धनता उन्मूलन अभियान, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था,
और शरणार्थी की समस्या उसके बाद आई थी। उसके बाद विदेश नीति कैसी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा यह परमाणु परीक्षण से संबंधित प्रोग्राम है। जनता पार्टी का शासनकाल, मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी लाइन खींची है, हम लोग यहीं तक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो है इसके बाद केवल इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, ये जो है हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। मैंने कम से कम शब्दों में का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करवाने की कोशिश की है। तो आइए नोट्स के साथ हम लोग इसकी तैयारी करें। तो चलिए परिचयात्मक तथ्य में सबसे पहले यहाँ पे गौर करते हैं, परिचयात्मक तथ्य में क्या है। जन्म हुआ था इंदिरा गांधी का 19 नवंबर 1917 को। स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक वानर सेना गठन किया था। वानर का काम क्या होता है? वानर सेना तो ऐसे तो रामायण में लड़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन इनका काम था सूचनाओं का आदान प्रदान करना, क्योंकि 13 वर्ष इनकी आयु थी और उसी में इन्होंने वानर सेना बना दी। मतलब सब लोग उसी के एज के आसपास होंगे, तो बच्चों पे तो कोई ज्यादा शक करता नहीं था। ये लोग क्या करते थे, उधर सुन के बात को उधर करते थे, उधर के सुन के बात जो है इधर करते, चिट्ठियां पहुंचाते थे। मतलब पूरी तरीके से जो है काम करते थे ये एक डाकिया का। इनके उस समय इनकी सदस्य की संख्या 5000 थी। सोचिए कितनी बड़ी सेना थी। कांग्रेस में ये शामिल हुई 1936 में और इनका विवाह हुआ 16 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से। किनके साथ विवाह हुआ? फिरोज गांधी के साथ। इनके पुत्र का नाम था राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी के 2 पुत्र हुए। तो ये उनका थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो था। अब आते हैं आगे हम लोग स्वतंत्रता पश्चात उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। नेहरू जी को जो है सहयोग किया करती थी ये जो है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 64 तक, 1947 से 1964 तक, तो ये नेहरू जी की एक सहयोगी के रूप में कार्य करती थी। ये क्या थी? नेहरू जी की एक सहयोगी के रूप में कार्य करती थी। यानी उनके लिखा पढ़िया काम जो है ये सब कर देती थी। 1951-52 में चुनाव प्रचार में भी इन्होंने भाग लिया। सितंबर 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। फिरोज गांधी कौन थे? दामाद थे। किसके दामाद थे? जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे, यानी इंदिरा गांधी के पति थे। मृत्यु होने के बाद मृत्यु होने से पहले ही ये क्या की थी, जब उनके मतलब स्थिति खराब थी, 1 साल पहले ही 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी, यानी मृत्यु के 4 साल के बाद, पति के मृत्यु के 4 साल के बाद 1964 में ये क्या बनी थी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस समय वो प्रधानमंत्री जो तो नहीं थी, माफ कीजिएगा, 1965 में प्रधानमंत्री नहीं थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन उस भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने रेडियो तथा खुद जाकर जवानों का मनोबल भी ऊंचा किया था, क्योंकि वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रही थी पहले। उसके बाद अब देखिए प्रधानमंत्री पद पर रह के उन्होंने क्या क्या किया। 19 जनवरी 1966 को पहली महिला प्रधानमंत्री वो बनी थी। कब बनी थी? 19 जनवरी 1966 को वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय कई तरह की समस्याएं थी। 1967 में जब चुनाव आया तो आर्थिक समस्या और गतिरोध, खाद्य संकट, कीमत वृद्धि, बेरोजगारी, रुपयों की अवमूल्यन, इन सब से जो है कांग्रेस की कड़ी आलोचना हो रही थी। उस समय वो चुनाव में जीत के प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली से वो चुनाव जीती थी उस समय। सोचिए कितना प्रभाव था। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने तथा वित्त मंत्री भी बने थे। मोरारजी देसाई क्या बने थे? वित्त मंत्री। यानी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय मोरारजी देसाई क्या बने थे? वित्त मंत्री भी बने थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। और काफी बड़ा कार्यकाल था। और जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो देश की स्थिति काफी खराब थी। उसके बाद 1967 के पश्चात क्या हुआ? गठबंधन सरकार जो है, विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार आई। काफी थोड़ी कुछ सरकार की स्थिति खराब हुई थी, जिसकी वजह से गठबंधन करना पड़ा। अब आया कांग्रेस में विभाजन का दौर। हम लोग सारे
चीजों को एक एक करके पढ़ लेंगे। कांग्रेस में विभाजन के दौर में क्या हुआ कि इंदिरा के प्रधानमंत्री बने रहने पर कांग्रेस में कोलाहल मच गया कि भाई ये नई नई आके इतने पुराने लोग सब हैं, मोरारजी देसाई जैसे लोग को आपने उप प्रधानमंत्री बना दिया, जो कि शुरू में ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और खुद प्रधानमंत्री बन के बैठी हैं। तो ये कलह का माहौल बन गया। पार्टी पक्ष के विरुद्ध राष्ट्रपति उम्मीदवार वीवी गिरी को खड़ा करने पर जो है, अब पार्टी पक्ष नहीं चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, लेकिन इंदिरा गांधी अपने उम्मीदवार को रखना चाहती थी जो कि वीवी गिरी थे। तो उसको खड़ा करने पर भी जो है विरोध हुआ। पार्टी में उनकी छवि धूमिल हुई क्योंकि वो पार्टी के विरुद्ध जा रही थी। उस समय उन्होंने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वित्त मंत्रालय जो मोरारजी देसाई के पास था उनसे ले लिया। वित्त मंत्रालय उस समय मोरारजी देसाई के पास था, उनसे वो ले लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वित्त मंत्रालय लेने के बाद जो है उसे खुद संभालने लगी। उन्होंने वित्त मंत्रालय लिया और वित्त मंत्रालय लेने के बाद उसे खुद संभालने लगी। भूतपूर्व राजा महाराजाओं की पेंशन जो है बंद करवा दी। भूमि हदबंदी योजनाएं शुरू की, यानी भूमियों का हदबंद मतलब कि बाउंड्री है ना, बाउंड्राइजेशन उन्होंने शुरू किया। पूरी तरह उन्होंने बाउंड्री करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना भी शुरू करवाई। वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी प्रधानमंत्री थी, बहुत ही जो है बलशाली तो कह ही सकते हैं, ताकतवर, लेकिन साथ साथ वो जब निर्णय लेती थी उसको वापस जल्दी लेती नहीं थी। 12/11/1967 यानी 12 नवंबर 1967 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया। मतलब इतना अति किया उन्होंने, मतलब खुद निर्णय लेना, किसी की बात न सुनना और खुद को जो है खुद के निर्णय को सर्वोपरि मानना उनकी शायद हो सकती हो सबसे बड़ी भूल थी, या हो सकता हो कि वो सही थी, लेकिन पार्टी के लोग इसकी वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। और ये शायद पहली प्रधानमंत्री होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का विभाजन ही कर दिया, अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली, क्योंकि बिना पार्टी के प्रधानमंत्री होता नहीं है। डीएमके, अकाली दल और 2 कम्युनिस्ट दल के सहयोग से उन्होंने जो है अपने आप को सत्ता पे काबिज रखा, यानी सत्ता पर बनाए रखा। 1971 का चुनाव हुआ, उसमें उनकी विजय हुई। लोकसभा को क्या किया, मध्यावधि में बीच में ही भंग कर दिया उन्होंने और चुनाव की घोषणा करवा दी। गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था ये काफी जो है कारगर साबित हुआ इंदिरा गांधी के लिए। उस समय क्या हुआ, 518 में से 352 सीटों पर वे विजय हुई। 518 सीटें थी टोटल और 518 सीटों में से वो 352 सीटों पर विजय हुई। दिसंबर 1971 में भारत की पाक पर विजय हो गई। इससे जो है इंदिरा गांधी की छवि में काफी सुधार आया, क्योंकि उस समय उन्होंने कई सारे बोल्ड फैसले लिए थे। अब समस्या क्या खड़ी हो गई थी, सबसे समस्या बड़ी थी कि 1973 तक जो है उत्साह फीका पड़ गया लोगों का। कई तरह की आर्थिक समस्याएं है ना, जैसे भी मोदी जी हैं। अब मोदी जी को क्या है कि लोग बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ही बोल्ड प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अब एक समय आएगा कि लोग दम तोड़ने लगेंगे, पानी सर से ऊपर जाने लगेगा। तो फिर अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाएगी। अब लोग दबे मुंह से भी उनको कह लेंगे कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कीजिए। तो जो उस समय वैसे ही कोई स्थिति आई जब इंदिरा गांधी जो थी वो भले उनके समर्थक लोग थे, लेकिन समर्थक लोग जी आर्थिक समस्याएं उन्होंने इतनी अधिक झेली थी कि अब वो उनका उत्साह फीका पड़ गया था। उसके बाद युद्ध पर अधिक व्यय हुआ था। हमारे मोदी जी भी क्या करते हैं, अब अभी जो है बॉर्डर इलाके को एक तरह से पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है कि बॉर्डर इलाकों को उन्होंने सील किया है या बॉर्डर इलाकों पे ज्यादा ध्यान दे, रक्षा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ने से जनता जो है त्राहिमाम करती रहती है। अकाल पड़ा, तेल खाद्यान्न संकट आ गया, उच्च मुद्रास्फीति हो गई, यानी पैसों का मूल्य तेजी से गिरने लगा। कमजोर मानसून आया और खाद्य संकट हुआ, यानी खेती ठीक से नहीं हो पाई, अनाज नहीं उपज पाया, किसान कमजोर हो गए, घाटा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में वृद्धि हो गई। अब यहां से जो है हड़ताल का दौर भी आरंभ हो गया। अब देखिए कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई, हम लोग समस्याएं देख रहे हैं, कैसे समस्याएं उत्पन्न हुई। आप लोग इस पर आराम से अगर इन मोटी चीजों को जान जाएंगे तो अच्छा खासा पैराग्राफ लिख सकते हैं।
उसके बाद क्या हुआ, किसान उद्योगपति जो है दोनों नाराज हो गए। उद्योगपतियों को घाटा हो रहा था, किसान को अनाज नहीं हो रहा था, और टैक्स तो देना ही पड़ता था। भ्रष्टाचार में काफी वृद्धि हो गई, अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, घूस का जमाना, रिश्वत का जमाना चलने लगा। इधर जो है जेपी आंदोलन के बारे में जाने तो वो भी चल रहा था, क्योंकि कुछ जरूरी की सामान थी, जैसे कि हमारा दाल है, नमक है, चावल है, आटा है, ये सब बेसिक थिंग है, बेसिक चीजें हैं। तो जरूरी सामानों पर कीमत में वृद्धि हुई और उसके विरोध में बिहार में आंदोलन शुरू हो गया। बिहार के छात्र जो थे पहले विरोध में थे, बाद में जेपी नारायण भी उसमें शामिल हो गए। उसके बाद बिहार कांग्रेस त्याग पत्र पर जोर दिया जाने लगा। बोला जाएगा कि बिहार में जो कांग्रेस का दल है, पूरा का पूरा दल एक साथ त्याग पत्र दे। कर अदायगी से इनकार कर दिया। जेपी साहब ने जो कहा कि टैक्स मत दो, कर मत दो, सीधे कर से ही तो सरकार चलती है, कर ही मत दो। ये जेपी आंदोलन का छोटा सा स्वरूप था। क्यों हुआ था? जरूरी सामान की कीमत की वृद्धि के विरोध में। तो समझ रहे होंगे कैसे स्थिति चलती आ रही है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ने में हमें होता है कहानी की तरह हमें चीजें याद रहती हैं, हम लिख पाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद न्यायालय द्वारा 1971 में जो चुनाव के परिणाम आए थे उसमें गड़बड़ी पाए गए, और पाए जाने पर परिणाम को रद्द कर दिया गया। संसद छोड़ने और 6 वर्षों का निलंबन चुनाव से जो है का आदेश दिया गया। गांधी जी को, यानी इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी को यह आदेश दिया गया कि 6 महीने तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, 6 महीने तक आपको चुनाव नहीं लड़ना है जी, और माफ कीजिएगा 6 वर्षों तक आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और संसद को छोड़िए। इस अपील का समय जो है 14 दिन का उनको दिया गया। अब इन 14 दिनों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यायालय निर्णय आने के बाद जो है क्या किया, उन्होंने पूरी तरह व्यवस्था को रोकने हेतु राष्ट्रपति से आपातकाल की गुजारिश की। अभी आपातकाल होने पर क्या होता है कि एक तरह का मिलिट्री शासन चलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, आपातकाल लगाइए। 25/6/75 से को जो है, यानी 25 जून 1975 को, देखिए 25 जून 1975 को जो है 352 अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन लग गया तो पहले के सारे निर्णय जो है होल्ड हो गए। अब जन असंतोष का समय आया, लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी जो हैं वह एक तानाशाही हिटलर बनने की कोशिश कर रही हैं। लगभग सभी प्रमुख नेताओं को उन्होंने क्या किया, गिरफ्तारी से जो है जन असंतोष फैल गया। देखिए, अब मोदी जी के फैन है तो लालू जी के भी फैन है, तो अगर लोग जो हैं अगर अच्छे नेताओं का विपक्ष को ही उठा के जेल में डाल देंगे तो इससे तो असंतोष फैलेगा, उनके प्रशंसक आपको जीने नहीं देंगे। वही यहां हुआ। इंदिरा गांधी ने अपने बचाव के लिए क्या किया, जो लोग आवाज उठा रहे थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जन असंतोष फैला। मनचाहा परिवर्तन उन्होंने किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, पुलिस का दुरुपयोग किया। आपातकाल के दौरान सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्होंने क्या किया, कई घर तोड़ दिए। दिल्ली के आसपास का राष्ट्रपति भवन के आसपास का दूर दूर का इलाका खाली करवाया गया। लगभग कितना, 15 से 20 किलोमीटर तक का इलाका खाली करवा के सबको बाहर फेंक दिया गया। तो भाई संतोष तो फैलना ही है। परिवार नियोजन थोपा गया, जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र पर आपातकाल के दौरान आतंक का कब्जा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रही है, इतिहास कह रहा है। उसके बाद अनियंत्रित राजनीतिक भ्रष्टाचार हो गया। राजनीति में जो पावर में था उसने जी भर के घूस लिया, जी भर के अपना मनचाहा किया, जैसे मन हुआ वैसे प्रशासन और पुलिस का उपयोग किया। ये सब हुआ, जिसकी वजह से एक महाअसंतोष जो है जनता की तरफ से देखने को मिला हमें। और ये शायद कारण भी था इंदिरा गांधी का बाद में हारने का और जनता पार्टी के आने का। तो समझ गए, जन असंतोष की अगर स्थिति को बताया जाए या फिर कहा जाए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने तो आप आराम से कर सकते हैं, क्यों हुआ, कैसे आपातकाल आया, क्या समस्या आई और कैसे अगर आपसे सकारात्मक पक्ष कहा जाए तो सकारात्मक पक्ष भी आप लोग रख सकते हैं, नकारात्मक पक्ष कहा जाए तो नकारात्मक पक्ष भी रख सकते हैं। यानी निगेटिव पक्ष क्या है कि निगेटिव पक्ष है कि इंदिरा गांधी ने मनमानी की। पॉजिटिव पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार हुआ तो आपातकाल लगाया, शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। आगे चलते हैं। अब आते हैं 1977 का चुनाव, जिसको ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है। क्या हुआ, आपातकाल 2 बार विस्तारित किया गया, यानी 2 बार आपातकाल को बढ़ाया गया। चुनाव की घोषणा 18 जनवरी 1977 को की गई। जितने राजनीतिक कैदी थे सबको रिहा किया गया। मतलब वो असंतोष इतना ज्यादा हो गया
कि उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। मीडिया की स्वतंत्रता फिर से बहाल हुई, यानी आपातकाल में मीडिया की स्वतंत्रता भी जो थी उसको रद्द कर दिया गया था। आपको अपने मन से जो आप न्यूज नहीं दिखा सकते थे। एकजुट विपक्ष हो गया, जनता पार्टी का गठन हुआ। जगजीवन राम जो कि कांग्रेस के सहयोगी थे, यहां मैंने ब्रैकेट में सहयोगी लिखा था, वो विरोधी बन गए। क्योंकि ये भी जो है बहुत खिन्न थे इस तरह की एक्टिविटी से। जनता पार्टी की जीत हुई, 330 सीट पर जनता पार्टी जीत गई। 16 मार्च 1977 को चुनाव के परिणाम आए। इंदिरा गांधी केवल 154 सीटों पर सिमट के रह गई। और ये सब किसका था? आपातकाल में शक्ति दुरुपयोग, मनचाहा परिवर्तन, है ना, लोगों के घर तोड़ा गया, अपने विपक्षों के सभी प्रमुख नेताओं को जेल भेजा गया। इन सब चीजों से जो है तंग आकर लोगों ने जो है एक बार सरकार बदलने की सोच ली। 21 मार्च 1970 को आपातकाल पूरी तरह से समाप्त माना गया। अब इंदिरा गांधी को जो 154 सीटें आई थी उसमें केवल 92 सीट दक्षिण भारत में आई थी, सोचिए। तो ये 1977 का चुनाव इसलिए जो है ऐतिहासिक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1977 का चुनाव ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है। ठीक है, महा चैप्टर है ये, इसको जरूर समझिए। अब कांग्रेस में क्या परिवर्तन आया? अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमारी कमी कहां थी। अब कार्यशैली में परिवर्तन आया। संजय गांधी जो है राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा। राजीव गांधी का भी यहां पे प्रवेश हुआ क्योंकि संजय गांधी की मृत्यु हो गई। तो दोनों आदमी लगभग, संजय गांधी पहले आए राजनीति में, उनके मृत्यु के पश्चात जो है राजीव गांधी जो है राजनीति में आए। अब देखिए, हिंदी विरोधी उपद्रवों के नियंत्रण हेतु भाषा नीति। 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधन आया। ध्यान से सुनिएगा, 1967 में आखिर में राजभाषा अधिनियम संशोधन क्यों लाया गया? क्योंकि जो नॉन हिंदी क्षेत्र थे, जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, वो लोग अपने लोकल लैंग्वेज को अधिक प्रीफरेंस देते थे। तो हिंदी को राजभाषा सभी विधायकों में होने तक अंग्रेजी का प्रयोग, यानी सभी जितने भी विधायिकाएं थी, यानी विधानसभा क्षेत्र थे, उन सब में आप तब तक लोकल लैंग्वेज को रखिए या अंग्रेजी को रखिए जब तक हिंदी पूरी तरह से राजभाषा नहीं बन जाती है या लोग सीख नहीं लेते हैं। तो लोग शांत हो गए, क्योंकि हुआ क्या था कि हिंदी को कंपलसरी बनाया गया था, जिससे विरोध प्रदर्शन हो रहा था हिंदी के विरोध में। तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है, जब तक आप पूरी तरह से हिंदी नहीं जान जाते और हिंदी राजभाषा नहीं बन जाती, तब तक आप अंग्रेजी का प्रयोग करते रहिए। इससे क्या हुआ? हिंदी विरोध और हिंसा का अंत हो गया। यही क्या था? हिंदी विरोधी नियंत्रण के लिए 67 में राजभाषा अधिनियम लाया गया था। अब है शक्ति का केंद्रीकरण। प्रधानमंत्री सलाहकारों की भारी नियुक्ति करते हैं। अभी नहीं, उस समय भारी नियुक्ति की गई। अब आपको पता है इस सलाहकारों की भारी नियुक्ति के पीछे क्या कारण था? अभी हम लोग इंदिरा गांधी कार्यकाल में चल रहे हैं। ये तो हुआ था कि आ गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बहुत सी चीजें हुई थी, उसको अभी जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई थी उसी को देख रहे हैं। तो उसी में एक महत्वपूर्ण चीज है शक्ति का केंद्रीकरण। प्रधानमंत्री सलाहकारों की भारी नियुक्ति की गई। अब ये भारी नियुक्ति क्यों की गई? जबकि आपके पास सलाहकार पहले से थे, आपके पास आपके जो है वरिष्ठ, आपसे बड़े अनुभवी, छोटे अनुभवी, हर तरह के नेता थे, लेकिन यहां पे ध्येय कहां था? शक्ति का केंद्रीकरण करना था। मतलब सारे के सारे जो निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री को लेने थे। प्रधानमंत्री चाहती थी कि मेरे निर्णय को कोई ओवरकास्ट नहीं करे, ओवरटेक नहीं करे, काटे नहीं मेरी बात को। तो इसीलिए वो क्या करती थी, नेताओं से सलाह नहीं लेके अब इन सलाहकारों से सलाह लेंगी, जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है शक्ति का केंद्र बना। सभी सलाहकारों के दलों पर जो है प्रधानमंत्री पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। मतलब अब जो है अपने राजनीतिक जो उनके तत्व थे, जिनसे मिलकर उनकी पार्टी बनी थी, उनसे सलाह वाला नहीं लेती थी। इन सलाहकारों से जिनकी नियुक्ति उन्होंने खुद की थी, उनसे सलाह लेती थी। उसमें कूटनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, सुरक्षा विश्लेषक थे। इन सब का दल जो है उस सलाहकार दल में था। तो आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं वो सही भी कर रही थी। जितने एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उनको लेकर वो जो है उनसे सलाह लेती थी और उसी पे काम करती थी, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ वो लोग थे। और राजनीतिज्ञ को जो राजनीति करते हैं, जो नेता होते हैं, उनको सब चीज का अनुभव नहीं होता है, तो सबका एक एक एक्सपर्ट रख के उनसे सलाह लेती थी। वो तो से ठीक भी करती थी। अब न्यायपालिका पर नियंत्रण, ये बहुत ही जबरदस्त चीज हुआ था।
सोचिए कि जब कोर्ट, जज, ये सब आपके नियंत्रण में हो जाए, है ना, तो आप तो कुछ भी क्राइम करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे, है ना। जब सब आपके नियंत्रण में ही है, सब पर आपने शिकंजा कस रखा है, तो कौन आपका क्या बिगाड़ेगा। वही बात यहां पे हुई। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि न्यायपालिका पे ही नियंत्रण कर लिया। कड़े फैसले लेने में न्यायपालिका जो है मुसीबत बन रही थी, बहुत मुसीबत थी कड़े फैसले लेने में। तो न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भी रोक लगा दी गई थी। ये दूगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उनको, तो क्यों ना न्यायपालिका को ही खत्म करो या कंट्रोल करो। खत्म तो नहीं कर सकते। 1971 में उन्होंने क्या किया, 24वां संशोधन आया, जिसमें संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार मिल गया। यानी संशोधन के 24वां संशोधन 1971 में संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार मिला। 72 में 25वां संशोधन आया। इसमें क्या आया कि नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीति निर्देशक या मौलिक अधिकार में कुछ अगर चेंजेस कर देती है संसद, तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी न्यायालय में उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे न्यायालय का पर्क उतरा जा रहा है। 1975 में 38वां संविधान संशोधन आया। 24वां 25वां तो आया, उसका थोड़ी देर के बाद आया, 3 साल के बाद 38वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया कि आपातकाल या अध्यादेश जारी करने हेतु राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। मतलब अगर न्यायपालिका जो है चाहे तो अगर राष्ट्रपति एक बार आपातकाल में जो भी निर्णय लेते हैं, जो अध्यादेश जारी करते हैं, उसमें न्यायपालिका को यानी जस्टिस को, जजेस को या सर्वोच्च न्यायालय को हाथ हराने का जो अधिकार नहीं है। तो ये 4 महत्वपूर्ण संशोधन थे। इसमें जो है 1975 में देखिए फिर संशोधन आया 39वां, 38-39 ऐसे याद रखिए, 24-25 ऐसे याद रखिए। क्या हुआ इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवाद न्यायालय में नहीं बल्कि संसद द्वारा गठित विशेष न्यायालय में सुने जाएंगे। अब समझ रहे हैं कि अब मेन न्यायालय में नहीं, जो संसद जो न्यायालय बनाएगी, जिसमें वो रखेगी जिस आदमी को, वही निर्णय सुनाएंगे। मेन कोर्ट इस पर निर्णय नहीं सुनाएगा। तो देखिए 24वां, 25वां, 71, 72 और 75 में 48वां, 39वां, ये 4 जो संशोधन आए, इसने न्यायालय की जो है पूरी तरह से ऐसी की तैसी कर रख दी। न्यायालय के अधिकार लगभग खत्म कर दिए संसद पर। अब संसद जो चाहे वो कर सकती थी। आगे चलते हैं, देखिए कैसे चेंजेज आ रहे हैं, किस तरह से इंदिरा गांधी जो है उनका कार्यशैली था। एक तरह से ठीक भी था, थोड़ा बोल्ड था, लेकिन लोग उसे नहीं चाहते थे। लोगों को तो भाई कंप्लीट लोकतंत्र चाहिए। अब आया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको एक संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। संक्षिप्त संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इसमें 40 नए अनुच्छेद जुड़े थे उस समय, है ना। नए नए शब्द जोड़े गए थे, हर क्षेत्र में चेंजेस किए गए थे। इसलिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान इसको बोला जाता है, संक्षिप्त संविधान बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आई उसके बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि चेंजेस कहां हुए। व्यापक फेरबदल वाला संशोधन था ये। प्रस्तावना में नवीन शब्द जुड़े, और ये नवीन शब्द कौन से थे, ये थे नए शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। 40 नए अनुच्छेद जोड़े गए। चुनाव संबंधी मामलों से न्यायालय को जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। राज्यों के विरुद्ध केंद्र सरकार की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब केंद्र सरकार के पास एक निश्चित बिंदु पर एक ही व्यक्ति के पास सारी स्वतंत्रता थी कि वो राज्य के विरुद्ध भी अपना निर्णय दे सकता है। उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति पर अंकुश लगाया गया। संशोधनों को न्यायालयों की समीक्षा से बाहर कर दिया गया। संसद को असीमित शक्ति मिल गई और रीट अधिकारिता मामले में न्यायालय की शक्ति में कटौती कर दी गई। तो देखिए कंप्लीट जो है और क्या क्या चीजें हुई 42वें संविधान संशोधन में। नवीन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया, नए नए नीति निर्देशक तत्वों को। मौलिक अधिकारों से तुलना इसकी की जाने लगी। मौलिक कर्तव्य शामिल हुए। आपातकाल घोषणा किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी, ऐसा कहा गया। अवधि बढ़ाने की जो लिमिट था वो 6 माह से 1 वर्ष किया गया, यानी 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। केंद्र को राज्यों में सशस्त्र सेना तैनाती की शक्तियां दे दी गई। अब इससे आपको क्या पता चलता है 42वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया था। कंप्लीट पावर केंद्र के हाथ में, और केंद्र में भी एक बिंदु है प्रधानमंत्री, वहां आने के लिए यह 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था।
तो ध्यान रहे क्या क्या चीजें हुई थी चेंजेज, ये मैंने पूरा नहीं, पूरा हम लोग संविधान जब पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम लोग यहां पढ़ लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं सामाजिक आर्थिक नीतियों के बारे में। बैंकों एवं अन्य आर्थिक संस्था का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मोरारजी देसाई जो थे उनको वित्त मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण खुद प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए, लघु मध्यम उद्योग को आरक्षण मिला और राजसी विशेषाधिकार का उल्लंघन। अभी राजसी विशेषाधिकार क्या है? जो पहले के राजा महाराजा थे, है ना, जिनकी अपनी विरासत हुआ करती थी, उनको कुछ विशेषाधिकार थे, उसका उन्मूलन हो गया, यानी वो खत्म हो गया, वो अधिकार खत्म हो गया, पेंशन भी खत्म कर दी गई। उसके बाद MRTP 1969 जिसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार पद्धति, है ना। क्या था ये आखिर? इसका नाम से समझिए, मैंने इसलिए यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है। एकाधिकार यानी कुछ ऐसे बिजनेस, ऐसा व्यापार जो केवल सरकार कर सकती है, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। करना हो तो सरकार से आदेश लेना है। अगर एकाधिकार सरकार का है, उस पर अगर सरकार से करना हो तो क्या लेना पड़ेगा? आदेश। वो रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित व्यापार है, मतलब कितना करना है, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, कितना बेचना है, ये सब कहां बेचना है, किसको बेचना है, कई तरह के जो है उस पर जो है नियम विनियमन लगाए गए, है ना। यही MRTP थी, पहले ये नहीं था। निर्धनता उन्मूलन अभियान, अब गरीबी हटाने के लिए अभियान लाया गया। सामान्य कार्य समान वेतन को लागू किया गया। सामाजिक समानता नियम लागू किया गया। संपत्ति के पुनः वितरण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें संपत्ति को पुनः वितरण यानी कि किसी के पास बहुत अधिक हो जाए और किसी के पास खाने योग्य ना हो, वो नहीं हो। भूचकबंदी की गई, इसी के लिए भूचकबंदी की गई थी, संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए, वितरण के लिए। आर्थिक रूप से कमजोरों को क्या किया गया? कम मूल्य पर जो है मुफ्त खाद्यान्न, या कम मूल्य पर या फिर मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए। बंधुआ मजदूरी को खत्म किया गया। तो इससे क्या हुआ? ये सब कुछ प्रयास किए गए जिससे गरीबी पर थोड़ा सा कमांड हुआ। रुपयों का अवमूल्यन हुआ। 1966 में रुपयों का अवमूल्यन लगभग 36.5% हुआ। विश्व बैंक, अमेरिका से कोई सहयोग नहीं मिला। अब देखिए, अवमूल्यन जानबूझ के कराया गया था। जब आप स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़िएगा तो रुपयों का भाव को जो है गिराया गया था। क्यों गिराया गया था ये समझिएगा। रुपये के भाव का अवमूल्यन किया गया था इस भरोसे पर कि अमेरिका हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारा डॉलर था। अमेरिका तो डॉलर में डील करता है, तो अगर हम रुपयों को 1 रुपया में मान लीजिए कि 10 पैसा है, माफ कीजिएगा, एक डॉलर में मान लीजिए 10 रुपया होता है, उस समय था। अब हमने क्या किया, 1 रुपया में 50, 1 डॉलर में 50 रुपया कर दिया। तो अब तो हमें अगर अमेरिका देगा $2 तो हमें तो क्या होगा, 100 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि 10 ये पहले तो 20 रुपए मिलते थे, अब हमें 100 रुपए मिल जाएंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे लोगों को देने के लिए जो है 100 रुपए महीने लोगों को यहाँ मिल रहा है भारत में। मान लीजिए कि सामान्य कार्य समान वेतन के अंतर्गत, या फिर मान लीजिए उनके खाने पीने के लिए सरकार कुछ ऐसी सब्सिडी दे रही है, तो सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा डॉलर में, है ना, क्योंकि पैसा का मूल्य। ये सोच के इंदिरा गांधी ने सोचा कि अवमूल्यन हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे हमें फायदा होगा। लेकिन फायदा नहीं हुआ। विश्व बैंक और अमेरिका दोनों से कोई सहयोग भारत को नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला, और पैसे का मूल्य भी गिर गया, क्योंकि ये जानते थे कि पैसा का मूल्य तो गिर गया, इनको डॉलर देने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां पे देखिए 1960, 70, 71 में व्यापारिक घाटा हुआ, काफी घाटा हुआ। सरकारी व्यय में आशातीत कमी की गई। इसको आखिर में हम लोग, बेरोजगारी तो है, ये है, महंगाई भी है। महंगाई को कम करने के लिए क्या किया, सरकारी जो व्यय होता था खर्च, उसमें बहुत कमी की गई। विदेशी व्यापार विनियमन अधिनियम, विदेशों से जो व्यापार हुआ था उस पर सरकार ने अपना कंट्रोल स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया, नियम कानून लगाए उस पर। टैक्स जिसमें बढ़ाना हुआ था, क्या करना है व्यापार, कुछ व्यापारों पर प्रतिबंध भी लगा था। तो विदेशी व्यापार पर कंप्लीट कंट्रोल जो है किसका था, भारत सरकार ने किया। इसी को बताया है विदेशी व्यापार विनियमन। विनियमन का मतलब होता है नियम बनाना। अब चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। पहले चौथी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी कार्यकाल में ही ये आया था। 66 से 70 के बीच में, 69 से 74 के बीच में आया था चौथा। इसमें दोगुना निवेश की प्रवृत्ति रखी। लक्ष्य क्या था, स्थायित्व के साथ समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता।
ये इसका लक्ष्य था, जरूर याद रखिएगा। 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें जो है गरीबी उन्मूलन था, है ना, प्रचुर मात्रा में भोजन था, पोषण युक्त भोजन था, इस तरह से 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। उद्योग, विदेशी सहायता समाप्ति, खाद्यान्न स्थिरता, कीमत, मानव संसाधन, ग्रामीण क्षेत्र में विकास, ये सब 10 सूत्री कार्यक्रम में शामिल थे। क्या क्या थे? विदेशी सहायता जो मिल रही है, आखिर हम लोन लेते जा रहे हैं तो उसको खत्म भी तो करना है, तो उसकी समाप्ति करें। खाद्यान्न की कीमत स्थिर हो जाए, मानव संसाधन में वृद्धि हो और ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। ये सब उसी 10 सूत्री प्रोग्राम का ये पार्ट था। उसका जब 5वीं आई तो 74 से 79, सबसे पहले तो ये अपनी अवधि पूरी नहीं कर पाई। आप कहेंगे क्यों नहीं कर पाई? तो 74 से 69 के बीच में 75 भी आता है। 75 में क्या हुआ था? इमरजेंसी लागू हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन, और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था, लेकिन 1975 के साल की वजह से ये अपनी अवधि को पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, उस बांग्लादेश का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, है ना, और आपको सुननी है और ध्यान से सुनना है कैसे हुआ था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये कहानी है 1971 के भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कैसे कहानी शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी? 1970 के चुनाव हुआ और उसमें पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष फैल गया। क्यों असंतोष फैला भाई? कारण जनरल याहिया जो थे उनके माफ कीजिएगा, जनरल याहिया खान का शासन था। याहिया खान कौन थे? पहले मेजर जनरल थे, है ना, उसके बाद थल सेना अध्यक्ष बन गए पाकिस्तानी सेना में। अब वो शासन भी संभालने लगे, जबकि पूर्वी में मुजीबुर रहमान का बहुमत था और पश्चिमी में जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुमत था। लेकिन 1971 में मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। यही कारण था, कंप्लीट क्या था? असंतोष था। पाकिस्तान सरकार जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार और याहिया खान जो थे, ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान में किसी पूरब के आदमी या किसी ऐसे आदमी का शासन हो जो कि बांग्ला जानता हो, जो कि बांग्ला भाषा को ज्यादा मान्यता देता हो, है ना। और ये लोग बांग्ला चाहते थे, और ये बांग्ला व्यक्ति जो थे ये थे मुजीबुर रहमान। इसलिए 1971 में क्या किया गया? इमीडिएटली मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे क्या हुआ? काफी ज्यादा संतोष फैल गया। इसके बाद भी नहीं हुआ तो याहिया खान ने क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान में सेना और टैंक भेज दिया, उड़ा दो, मार दो, जो लोग ऐसा कहते हैं। मुजीबुर रहमान को कुछ नहीं मिलने वाला, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अली भुट्टो, वही उस समय भी रहेंगे। कठोर दमन किया गया, नृशंस हत्याएं की गई, बलात्कार भी हुए, इसमें बहुत सारी चीजें हुई। एकदम पूर्वी पाकिस्तान पे पहाड़ टूट चुका था। अब जो भारत आने वाले हिंदू शरणार्थी में वृद्धि हो गई। अब इससे क्या हुआ? जो भारत में जो है हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेश में उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भाग के आने लगे, क्योंकि वो बांग्लादेश के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि वहां पाकिस्तान का शासन रहे। केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया? उनको शरण भी दिया गया और उसका पूरा खर्चा उठाया गया, उनके खाने का, रहने का सब उठाया गया, ना कि उनको भगाया गया। भारत को अमेरिका की सलाह हुई कि शरणार्थियों को जो है यूएन के पर्यवेक्षण में भेजा जाए। भारत को जो है अमेरिका ने एक भी बार हेल्प नहीं की, पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था ये अमेरिका उस समय। और भारत को क्या कह रहा है कि अब शरणार्थी को आप मत रखिए, उसको भेज दीजिए यूएन में, है ना, वहां से फिर उसको पाकिस्तान भेज देंगे मरने के लिए। भारत का सीधा इनकार हुआ, जिससे अमेरिका से क्या हो गया? मतभेद हो गया। यूएन द्वारा भारत को सैन्य मदद मिली। भारत द्वारा सैनिकों तथा बांग्ला गुरिल्लाओं का एक हथियार दिया गया, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। यानी अब गुरिल्ला युद्ध जो है वो करवाने के चक्कर में थी इंदिरा गांधी। स्टेट लड़ाई से नुकसान होता, इसलिए चालाकी से यहां लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि भारत के पास संसाधन कम थे, अपने देश के अंदर भुखमरी कहीं कहीं हो रही थी, तो समय नहीं था सामने से लड़ाई करने का। इसलिए उन्होंने जो है कहा जाता है ना कि दूसरों के जो घृणा था, बांग्ला भाषी जो थे उनको वो घृणा करते थे पश्चिमी पाकिस्तान से, उसका लाभ उठाया उन्होंने। उनको बुलाकर गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया और उनको हथियार दिया और खुद अपनी सेना भी लगाई। अमेरिका इसमें तटस्थ रहा, अमेरिका साइड रहा, है ना, अमेरिका बीच में नहीं आया। 3 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया। मतलब भारत ने अमेरिका हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने उल्टा हमला कर दिया। क्या किया पाकिस्तान ने? अपनी पाकिस्तानी तोपों से कश्मीर के कई छोटे बड़े स्थानों पर हमला किया। अब भारत को इससे मौका मिल गया। मौका हम लोग बोलते हैं ना, मौका। अब पाकिस्तान
पर हमला करने के लिए भारत को मौका मिल गया, क्योंकि ये तो शील हो गया था ताशकंद समझौता में कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। तो भारतीय नौसेना रवाना हो गई किसके लिए? कराची के लिए। चलो घुस के मारते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान में। भारतीय सेना ने का जो है ढाका पर कब्जा हो गया, जिसमें चीन जो है तटस्थ था। चीन जो है साइड रहा। क्यों साइड रहा? क्योंकि उस समय दिसंबर में भयंकर ठंड पड़ रही थी और चीन का जो है हिमालय पार करके आना इतनी दूर लगभग नामुमकिन था। तो चीन की तरफ से मदद ना के बराबर थी या नहीं थी। 4 दिसंबर 1971 को आईएनएस विक्रांत जो है वो चल पड़ा, पहुंच गया उसके प्रमुख बंदरगाहों पर। उसने हमला बोल दिया विक्रांत से इनको बहुत दिक्कत थी, इसलिए इनका आईएनएस गाजी जो था पाकिस्तान का, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो लड़ाकू जहाज होता है। तो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आईएनएस गाजी आया था, जो कि पनडुब्बी थी, वो डूब गई है ना। भारत के हमले ने उसे डुबा दिया। तो ये बंदरगाह पे उसने आईएनएस विक्रांत ने क्या किया? कब्जा कर लिया। कहीं उस समय पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने नहीं टिकता था, फिर भी वो कर रहा था अपनी मनमर्जी। 6 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश एक पार्टी थी, उसको भारत की मान्यता मिल गई। यानी अब रास्ता साफ था। भारत ये मान चुकी थी कि पाकिस्तान का वहां पे कोई अधिकार नहीं, वहां पे बांग्लादेश की अपनी एक पार्टी है और बांग्लादेश उसका नामकरण भी हो चुका था उस समय। तो भारत की मान्यता मिल गई। 13 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा जो है आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को यह आदेश दिया कि अब आप लोग सरेंडर बोल जाओ, आत्मसमर्पण बोल जाओ, अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहां पे। पाकिस्तान को बात समझ में आ गई और 16 दिसंबर ये समय है, इस पर कई सारी मूवी, आप अगर 16 दिसंबर का डेट डालोगे गूगल पे तो सबसे पहले यही आएगा कि बांग्लादेश आजाद हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को संधि पर हस्ताक्षर हुआ, आत्मसमर्पण किया पाकिस्तान ने, युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम होने की सेम डे इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पे घोषणा कर दी कि बांग्लादेश का नया जन्म हुआ है, बांग्लादेश के लोग खुश रहें, हमारी सेना लौट रही है, पाकिस्तान हार चुका है। तो ये कहानी थी। आपको समझ में आया ये कहानी कैसे शुरू हुई और कहां पे जाके खत्म हुई? ये 3 पन्ने में यही लिखा हुआ है, जिसको मैंने इतने कम शब्दों में समेट किया है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट जरूर दीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट डालते नहीं हैं, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। अंतिम भाग है शिमला समझौता। अब देखिए, पाकिस्तान की शर्मनाक हार हो गई 1971 में। याहिया खान जो थे उसके स्थान पर भुट्टो जो थे वो राष्ट्रपति बन गए, है ना। याहिया खान को तो सरेंडर करना पड़ा है उनको, वो तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। भारत से शांति वार्ता का प्रस्ताव आया। भारत से जो है पाकिस्तान ने क्या किया? एक प्रपोजल भेजा कि आप आइए हमारे से जो है पीसफुल टॉक कीजिए, है ना, पीसफुल कम्युनिकेशन कीजिए। इंदिरा गांधी ने इसको स्वीकृति दे दी। भारत हमेशा तैयार रहता है शांति के लिए। 28 जून से 1 जुलाई ये जो है 3 दिन जो है चला था ये सम्मेलन। बांग्लादेश को मान्यता मिली थी। इसमें राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। व्यापार स्थापित हुआ। कश्मीर में नियंत्रण रेखा बनाई गई, LOC बनाया गया कश्मीर में उसी समय, शिमला समझौता में ही। युद्धबंदियों की रिहाई हुई। हालांकि युद्धबंदियों की रिहाई पे थोड़ा मतभेद था, पाकिस्तान कुछ को नहीं कह रहा था भेजने के लिए, कुछ को कह रहा था। 2 जुलाई को शिमला समझौता पे हस्ताक्षर हो गया। तो ये शिमला समझौता था। समझ में आ गया शिमला समझौता क्या था। विदेश नीति। अब देखिए, विदेश नीति में कहां से हमारा कैसा संबंध था? सबसे पहले नजर आते हैं जिसको हमने आजाद किया था, है ना। कहते हैं ना कि जिसको हम लोग खाने लेते हैं वो उसी थाली में छेद भी कर देता है। बांग्लादेश से संबंध तो मधुर थे, लेकिन कब तक थे? जब तक मुजीबुर रहमान जिंदा थे। 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और उसके पश्चात स्थिति क्या हो गई? काफी तनावपूर्ण हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बांग्लादेश भारत के बहुत सारे कार्यक्रम को वहां लागू नहीं होने देना चाहता। उसको लगता था कि ऐसे करके हम लोग छोटा सा उपनिवेश न बन जाए, यानी बांग्लादेश जो है भारत का एक छोटा सा गुलाम या छोटा सा चेला बन के न रह जाए। बांग्लादेश शुरू से ही स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए कई महत्वपूर्ण भारतीय कार्यक्रम को अनुमोदन वहां पे नहीं मिलता था। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को वहां पर अनुमोदन नहीं मिलता था। औसधन जो है सौहार्दपूर्ण रही, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन भारत के कई कार्यक्रम वहां पे लागू नहीं हो पाए। श्रीलंका से कैसा संबंध था? तो श्रीलंका में श्री माओ भंडार नायके वहां के जब प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, उनके समय में संबंध मधुर थे। बाद में कुछ तनाव भी हुआ, जिसमें मछुआरों को प्रतिबंधित कर दिया गया, रहिए आप अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे। मछुआरों को अपने सीमा पर प्रतिबंधित किया गया। हालांकि बाद में इसे फिर से अलाउ कर दिया गया था।
सोवियत संघ से प्रगाढ़ काफी थे, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इससे काफी प्रगाढ़ संबंध थे, अच्छे संबंध थे। 1974 के पोखरण परीक्षण से जो है यूएन खुश नहीं था। यूएन चाहता था कि ऐसा कोई परीक्षण करे नहीं भारत, लेकिन भारत ने कर दिया, क्योंकि भारत को चाहिए था परमाणु हथियार, है ना। यूएसए से तो आप लोग जानते हैं, गांधी के समय बहुत तनावपूर्ण संबंध थे अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से गांधी जी यानी इंदिरा गांधी के समय संबंध काफी तनावपूर्ण थे। खाद्यान्न के लिए भारत क्या था, अमेरिका पर निर्भर था, तो एकदम कट्टू भी नहीं कर सकता था उससे। निक्सन साहब वहां के प्रधानमंत्री जब थे उस समय जो है संबंध काफी खराब थे, बाद में धीरे धीरे सुधरे। पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन का समर्थन किया था भारत ने, इजराइल के खिलाफ किया था। कुछ समय के लिए भारत ईरान संबंध बिगड़े थे, लेकिन बाद में फिर वो सही हो गए थे। एशिया प्रांत की बात करें तो आसियान देश भारत से नाखुश था। क्यों नाखुश था? क्योंकि भारत वियतनाम को समर्थन कर रहा था और मॉस्को से भारत के संबंध अच्छे थे, रूस से। इससे जो है आसियान देश भारत से क्या थे, नाखुश थे। उसके बाद अफ्रीकी देशों से संबंध थोड़ा सुधरे। इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, लीबिया का जो है भारत चीन युद्ध 1962 में भारत को क्या था, समर्थन था। कौन कौन देशों ने समर्थन किया था? इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, लीबिया। उसके बाद स्माइलिंग बुद्धा के बारे में जानते हो, यह क्या था? 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान में, और इसी प्रोग्राम का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। कटुबद्ध नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था ताकि जो बुद्धा मतलब होता है शांति, स्माइलिंग मतलब होता है मुस्कुराना, यानी मुस्कुराते हुए जो गौतम बुद्ध हैं वो कभी भी हिंसा को मान्यता नहीं देंगे, लड़ेंगे नहीं, चाहे वो खुद ही क्यों ना मर जाए। इसीलिए भारत का भी कहना था कि अगर हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, कहीं पे अशांति फैलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो देखिए पूरा चैप्टर जो था, अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इंदिरा गांधी का दूसरा चरण और जनता पार्टी का शासनकाल। इंदिरा गांधी का दूसरा चरण 80 से 84 और जनता पार्टी का शासनकाल, भाग 3 हम लोग जल्द ही पढ़ने वाले हैं। देखिए कितना आसान है ना चीजों को पढ़ना। ये सारे नोट्स हैं। आप लोग, मैं आपसे कहता हूं, आप लोग नोट्स मांगिए मत, नोट्स बनाइए। बनाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और किताब को साथ में लेके, इस पुस्तक को साथ में लेके आप लोग नोट्स बनाइए, है ना, तब आपको मजा आएगा। पूरी किताब जो है 40 दिन में 45 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 45 दिन में गारंटी पूरी किताब खत्म, है ना। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये खत्म होते ही हम लोग जो है जल्दी से जो है कहां चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो कि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया पूरा, भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। और ये पॉलिटी किसने लिखी है? एम लक्ष्मीकांत ने। बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए। और प्लीज अपना कमेंट जो है जरूर डालें कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार मुझे हमेशा रहेगा। अगला चैप्टर जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि।